आज के इस मालूमाती जायजे में हम एक ऐसे पेचीदा और बहुत आम पाए जाने वाले तौलीदी मसले पर बात करेंगे जिसने वाकई बहुत सौ को उलझा रखा है। लेकिन उससे पहले कि हम मेडिकल साइंस की गहराई में जाएं, आइए एक लम्हे के लिए सोफिया नामी एक खातून की जिंदगी के सफर पर नजर डालते हैं ताकि बात जरा आसानी से समझ आ सके। कई दहाइयों तक डॉक्टरों ने सोफिया की अलग अलग अलामात को बस यूं ही नज़रअंदाज कर दिया। नौअमरी के दिनों में इसके चेहरे पर दानों और माहवारी के मसाइल को ये कहकर टाल दिया गया कि भाई ये तो इस उम्र में नॉर्मल सी बात है। 20 की दहाई में जब पेट के इर्द गिर्द वजन बढ़ना शुरू हुआ तो सारा मलबा वर्जिश की कमी पर डाल दिया गया। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। 35 साल की उम्र में जब इसे बांझपन के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा, तब जाकर बिलाखिर असल मसले की तशखीस हुई, पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, या जिसे उर्फ़े आम में PCOS कहा जाता है। तो असल में ये PCOS है क्या चीज़? बुनियादी तौर पर ये सीधा सीधा हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का नाम है। जिस्म में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का एक बहुत ही नाजुक निज़ाम होता है, और ये हार्मोन्स कोई मामूली चीज़ नहीं है। खून के सुर्ख खुलिये बनाने से लेकर अंडे के इखराज यानी ओव्यूलेशन तक ये तकरीबन हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब इनका तवाज़ुन बिगड़ता है तो जिस्म के अंदर हलचल मच जाती है। तरीक़ाकार, हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन के अंदरूनी हक़ाइक़। ये सब होता कैसे है? सोफिया जैसी अलामात आखिर सामने क्यों आती हैं? इसकी असल वजह जानने के लिए हमें ज़रा जिस्म के अंदरूनी हिस्से, ख़ास तौर पर ओवरीज़ के काम करने के अंदाज को देखना होगा। आमतौर पर होता यह है कि एक नॉर्मल ओव्यूलेशन के दौरान स्याल से भरी एक थैली कामयाबी से एक मुकम्मल और बालिग अंडा खारिज करती है। लेकिन PCOS में हार्मोन्स की गड़बड़ इस अंडे को पूरी तरह बालिग ही नहीं होने देती। नतीजा, ये अंडे बाहर निकलने के बजाय उन्हीं थैलियों में फंसे रह जाते हैं और फिर ओवरीज के ऊपर छोटी छोटी गुल्ठियों या सिस्ट्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और ये सब होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह जिसमें एंड्रोजन्स की बहुत ज़्यादा मिकदार का होना है। ये वो हार्मोन्स हैं जो आमतौर पर मर्दाना नशोनुमा से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में भी बिला वजह का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। यानी जिस्म का केमिकल निज़ाम एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है और बाकायदगी से अंडा खारिज करने में नाकाम रहता है। वजूहात और असरात। ओवरीज से आगे तौलीदी निज़ाम से ज़रा बाहर निकल कर देखें तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मसले की जड़ें कहाँ हैं और ये पूरे जिस्म पर किस तरह के वसी असरात मुरतब करता है। हैरानी की बात यह है कि अगरचे इसकी अलामात अक्सर बुलूगत के आगाज़ ही में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मुहक्किकीन का अंदाज़ा है कि तकरीबन 10% ख़वातीन PCOS का शिकार हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी तादाद बिल्कुल सोफिया की तरह सालों तक बग़ैर किसी सही तशख़ीस के खामोशी से इस परेशानी को झेलती रहती है। अब यह सवाल ज़रूर जहन में आता है कि इसकी असल वजह क्या है। सच पूछें तो ये आज भी एक मुअम्मा ही है, लेकिन ख़ानदानी तारीख़ या जीनियात का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आदात व शुमार बताते हैं कि PCOS से मुतासिरा तकरीबन 25% अफराद की माएँ भी इसी मर्ज़ का शिकार रही हैं। इसका मतलब है कि ये किसी हद तक नस्ल दर नस्ल चलता है। और सिर्फ जीनियात ही नहीं, हमारा माहौल भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जैसे प्लास्टिक की पानी की बोतलों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले PFAS केमिकल से हमारा जितना ज़्यादा वास्ता पड़ता है, उस सिंड्रोम के पैदा होने के इम्कानात उतने ही बढ़ जाते हैं। चूंकि हार्मोन्स जिस्म के इतने सारे मुख्तलिफ निज़ाम चला रहे होते हैं, इसलिए PCOS के शिकार अफराद को कई और संगीन मसाइल का ख़तरा भी लाहक हो जाता है। बात सिर्फ माहवारी तक महदूद नहीं रहती। एंडोमेट्रियल कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबेतीस और मोटापे के साथ साथ शदीद ज़हनी सेहत के चैलेंजेस, स्लीप एपनिया और हमल की ख़तरनाक पेचीदगियां भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। ये जिस्म के हर हिस्से को किसी न किसी तरह मुतासिर करता है। कंट्रोल और इलाज, तर्ज ज़िंदगी और तिब्बी नज़्म व नस्क। इतने सारे ख़तरात को जानने के बाद अब बात करते हैं इसके हल की। इस पर काबू पाने का रास्ता तर्ज ज़िंदगी में कुछ ख़ास तब्दीलियों और बहुत ही मोहतात तिब्बी इलाज से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला कदम क्या है? एक मुनज़्ज़म और सेहतमंद लाइफस्टाइल। माहिरीन जोर देते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुकाबला करने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट या सोजिश कम करने वाली खुराक इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की वर्जिश लाजमी करें, और सबसे बढ़कर जहनी सुकून के लिए ड्राइंग या जर्नलिंग जैसी सरगर्मियों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये चंद आदात वाकई गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन जाहिर है कभी कभार सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना काफ़ी नहीं होता। जब दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया जाता है तो डॉक्टर्स को बहुत एहतियात करनी पड़ती है। PCOS जो कि हर इंसान को अलग तरह से मुतासिर करता है, इसलिए इलाज की कोई एक गोली सबके लिए काम नहीं करती। यहाँ एक बहुत ही मुश्किल तवाज़ुन कायम करना पड़ता है।
जहां एक तरफ علامات سے سکون چاہیے تو دوسری طرف دواؤں کے مضر اثرات سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ دیکھیے، ہارمونل برتھ کنٹرول، اسپائرونیلیکٹون اور میٹفورمن جیسی دوائیں بے قاعدہ ماہواری، چہرے کے بالوں یا انسولن ریزسٹنس کو تو بہت شاندار طریقے سے کنٹرول کر لیتی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ خون کے لوتھڑے بننے، پانی کی کمی اور معدے کی شدید تکلیف جیسے سائیڈ ایفیکٹس بھی لا سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی دوا جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ صوفیہ کے سفر کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد حمل ٹھہرنا تھا، اور اس کے لیے ڈاکٹرز کو اوویولیشن متحرک کرنے کے لیے کلومیفین، لیٹروزول اور گوناڈوٹروپنز جیسی خاص دوائیں تجویز کرنی پڑیں۔ اب یہ دوائیں اپنا کام تو کرتی ہیں، لیکن ان کے بھی اپنے الگ ہی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے اچانک شدید گرمی لگنا، معدے کے مسائل اور یہاں تک کہ جڑواں یا اس سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا امکان۔ اور اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر ہم اسی کڑوی حقیقت پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پی سی او ایس زندگی بھر ساتھ رہنے والا ایک ایسا عارضہ ہے جس کا فی الحال کوئی حتمی علاج موجود نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ خواتین کے ہارمونل صحت کو مکمل طور پر سمجھنے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے ہمیں ابھی اور کتنا کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا مستقبل کی ریسرچ ان خلا کو پر کر پائے گی؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔